Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to understand these concepts. As you can see, ये डाउट्स आपके द्वारा ही पूछे हुए हैं कि सर इसे कैसे इनके डिफरेंस को समझा जाए। कई बार ईमेल राइटिंग में या फिर मैसेजेस वगैरह करने में या रिटन इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है, कई बार ये टर्म्स दिख जाते हैं तो डाउट्स आते हैं थोड़े। तो इनको देख करके एक तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ जो आपको जान लेना चाहिए, टू बी सेंड ये गलत है। इस वाले फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। और बाकी के बारे में हम लोग समझेंगे और ये भी समझेंगे कि गलत क्यों है, ठीक। बट बिफोर आई बिगिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द ब्यूटीफुल बेल आइकन देयर सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हैव और हैड से ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा ताकि एक बार आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स दूर हो जाएं, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन टर्म्स हैं, ये देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो नॉवेल आप पढ़ रहे हों, चाहे किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हों, ऐसे टर्म्स देखने को मिलते हैं। तो हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ओनली दीज स्ट्रक्चर्स। यहाँ हम इस ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैंने पहला एग्जाम्पल एक लिखा, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, बाद में धीरे धीरे एग्जाम्पल बड़ा हो जाएगा। मैंने लिखा आई हैव अ कार, ठीक है, ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल। एंड आई एम गोइंग टू राइट वन मोर एग्जाम्पल हियर। दूसरा, आई नहीं, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं इस बार यहाँ पे, ही हैज अ कार। अभी ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक बार अगर आप इसे सीख गए तो फिर कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम कॉन्फिडेंटली आप लिखेंगे, कॉन्फिडेंटली आप बोलेंगे इस पे, इससे रिलेटेड चीज़ें। तीसरा, एक टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई हैड अ कार। तो बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को पता होंगी इससे रिलेटेड। अब हम इसे समझते हैं। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ये जो तीनों सेंटेंस लिखे गए हैं किस टेंस में लिखे गए हैं, तो शायद आपका आंसर ऐसा है कि जो पहला वाला लिखा गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा गया है। शायद आप में से कुछ लोगों का ये आंसर ना भी हो, तो जो भी हो अभी देखेंगे गलत है कि सही है। दूसरे वाले के बारे में पूछो तो शायद आप इससे भी बोल दें कि ये लिखा गया है प्रेजेंट का परफेक्ट। तो ये है कि नहीं है, क्या है, ये डिस्कशन तो हम करेंगे ही। शायद आपसे मैं अगर पूछूं, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि इस वाले ये किस टेंस में लिखा गया है, तो आप शायद आपका आंसर आए कि ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ठीक। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पता कैसे चला कि ये जो आप बता रहे हैं ये उसी में लिखा गया है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आइडेंटिफिकेशन होता है, दैट इज हैज और हैव फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी प्रेजेंट परफेक्ट अगर कहीं आप लिख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए था, हैज या हैव के साथ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये तो बन गया आपका, जिसमें कि हैज या हैव जो होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का एक जो बेसिक मतलब है होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब का जो बेसिक मतलब होता है वो यही है कि जो मेन वर्ब की हेल्प करे। तो देखिए यहाँ पे मेन वर्ब आया भी है जो कि थर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हैज और हैव के बाद अगर कभी भी आपको किसी भी वर्ब की मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखनी हो, तो दैट विल ऑलवेज बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाट अबाउट दिस वन, this structure? So if I ask you what about the past perfect, what is the structure of past perfect tense, you most probably you will answer, sir, had followed by the third form of the verb, and in the given structure this had is the helping verb and this is the main verb, the third form of the main verb। ऐसा आप आंसर करेंगे। तो अगर आपका ऐसा आंसर है तो आइए जरा इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करें इन सेंटेंसेज में। इफ इट इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या निकला कि हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो अगर हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तब तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आप देखेंगे कि हैव लिखा हुआ है लेकिन इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया, यानी कि अगर ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये गलत है। यहाँ देखें, अगर आपने इसे ये बोला कि दिस इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो if it is written in present perfect tense, it means it must be followed by the third form of the verb, third form of the main verb. As you can see, no main verb is there, कोई main verb है ही नहीं वहाँ पे। If there is no main verb, it means ये भी present perfect नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीसरा एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं, I had a car, तो I had a car का मतलब क्या निकला, पास्ट परफेक्ट। अगर आपने ऐसा बोला तो if it is written in past perfect, it means it will have this particular structure, had followed by the third form of the verb. Had is here, but the third form of the main verb is not there. It means it is not in past perfect tense.
यानी जो तीनों के तीनों सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखे गए हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखे गए हैं। तो ये लिखे किस में गए हैं, आइए मैं समझाता हूँ। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूँ, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, if I talk about simple present, what is the grammatical structure of this particular tense and state? Subject followed by the first form of the verb. If the subject is singular, you can use s or es form of the main verb, that represents singular form of the verb. आगे कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट लिखना गलत है। ऑब्जेक्ट का मतलब आप ये मान बैठेंगे कि ये जो मेन वर्ब लिखा गया है इट इज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब, बट एवरी टाइम इट इज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब इज़ नॉट नेसेसरी। तो आगे अदर वर्ड्स लिखना जरूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट लिखना मतलब मजबूर कर देना कि ट्रांसिटिव वर्ब है, जो कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट बात कर लें, या फिर इसी को आप एक डे टू डे कम्युनिकेशन में आप शायद बोलते होंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे भी दोनों में जो भी हो, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, ठीक है। ये रहा। अब हमें थोड़ा सा समझना है, जैसे ये पहचानने के लिए अगर कभी भी आपको हैज, हैव या हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, आई हैव bought a car. Look at the given sentence carefully. You will come to know this have is the helping verb. How did I come to know? Because I can see the third form of the verb written over here, and this is the main verb. So if the main verb is written in the third form, and if it is preceded by have or has, this have or has will become the helping verb, and this is the main verb. And if you get this structure, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर रहा। अगर सब्जेक्ट आपका ही होता तो ये हैज हो जाता, सिंपल सी बात है, हैज बॉट अ कार, जहाँ पर कि ये हैज क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब निकलेगा, और ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हैं। ये आपका प्रेजेंट को रेफर करने वाला प्लूरल फॉर्म है, ये प्रेजेंट को रेफर करने वाला सिंगुलर फॉर्म है। अगर ऐसा ना दिखे, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिखे, तो वो क्या बन जाता है, मेन वर्ब। अब इन एग्जाम्पल्स में हुआ क्या है समझिएगा आप। जैसे कि जो हैव है, हैव का मतलब होता है टू पजेज, ये भी होता है इसका मतलब अधिकार रखना, ठीक है। हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है। टू ओन समथिंग, कोई चीज़ अपने पोजीशन में रखना, किसी चीज़ को अपने अधिकार में रखना, इज कॉल्ड हैव। दिस इज द मेन वर्ब। तो अगर ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो सिंगुलर फॉर्म इसका क्या बन जाएगा, हैज। भाई इसका पास्ट भी तो होगा, तो वही क्या बन जाएगा आपका, हैड। तो कहने का मतलब है कि ये जो हैड मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे जो हैव और हैज मैंने लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म है। तो कुल मिला जुला करके सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हैव हैज हैड के साथ, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैव हैज हैड के साथ, अच्छा यही थर्ड फॉर्म भी होता है, ये भी लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इफ यू गेट हैव हैज हैड फॉलोड बाई द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तब तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। लेकिन अगर इनके बाद किसी भी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आई है, तब ये खुद ही मेन वर्ब बनेंगे। आइए मैं समझाता हूँ थोड़ा और डिटेल में इसे, और बेहतर समझेंगे आप इसको, फिर हम घूम के प्रीवियस स्लाइड में आ जाएंगे। जैसे केस 1, अगर मैं केस 1 की बात करूं और एक लिख दूं सब्जेक्ट, एक हैज़, फिर यहाँ लिख दूं हैव, या फिर मैं फिर यहाँ लिख दूं हैड, और इसके बाद कोई नाउन लिख दूं या फिर कोई प्रोनाउन लिख दूं, ठीक है ना। तो अब जब नाउन या प्रोनाउन आ गया इसके बाद, तो ये नाउन या प्रोनाउन जो बनेगा ना, ये हैज़ हैव हैड का जो बनेगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये जो हैव हैज़ हैड है ये बनेगा मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है टू पजेस, जैसे मैंने यहाँ वाला ये एग्जांपल लिखा है ना, देखें ध्यान से, आई हैव अ कार, देखें यहाँ पे एक नाउन आ गया, तो अब ये मेन वर्ब है और ये पोजीशन को शो करने वाला वर्ब है। यहाँ आप देखेंगे कि लिखा हुआ है नाउन, यहाँ पे अ कार नाउन है, तो ये जो हैज है ये मेन वर्ब है। यानी कि आई हैव अ कार का क्या मतलब है कि आई ओन अ कार, आई पजेस अ कार। ही हैज अ कार का मतलब क्या है, ही पजेसेस अ कार, ही ओन्स अ कार। तो ये मेन वर्ब है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के जब ये फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है तो ये मेन वर्ब है। सेकंड फॉर्म के साथ भी अगर आपका थर्ड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म भी लिख दिया है, हैड भी, अगर बैक कैसे आएगा, आगे जाएगा, तब भी आपका मेन वर्ब भी बनेगा। एक केस तो ये बन गया आपका, ये बन गया प्रेजेंट के लिए। ये दोनों जो एग्जांपल हैं, हैव और हैज वाला, ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट के लिए, ये बन जाएगा पास्ट के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, या लिखा तो है यहाँ पे, क्यों तो दोबारा लिखा जाए इसे। देखें हैड अ कार, ये हैड के बाद में क्या लिख दिया गया यहाँ पे, एक नाउन। तो अगर ये नाउन लिख दिया गया तो फिर ये क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई दूसरा वर्ब तो इसके बाद है नहीं, तो यही क्या बन जाएगा, मेन वर्ब
बन गया मेन वर्ब, तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ये बन गया है पास्ट इंडेफिनिट, जबकि ये दोनों जो एग्जांपल्स लिखे गए हैं यहाँ पे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं आया है थर्ड फॉर्म में। ठीक, तो अब एक काम करता हूँ, थोड़ा चेक करने के लिए कि कितना आप सीखे हैं इनको। एक तो ये रहा केस 1 और दूसरा केस 1 की जगह केस 2 भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, वही जो पीछे समझाया हूँ उसी को ध्यान से, कि सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, हैज़ लिखा हो, हैड लिखा हो या हैव लिखा हो, इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे अगर इसकी मैं बात कर दूँ तो इसको क्या बोल देंगे, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हमारे हो गए बेसिक। अब इन पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो आपको चीज़ें समझनी है ना, जैसे ये वाले जो टर्म्स हैं कि हैव, हैज़, हैड कैसे आ गया, हैड कैसे आ गया, तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको बेसिक जानना जरूरी था। तो ये हमने समझ लिया, थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखें, मैंने लिखा मिस्टर प्रजापति, चूंकि सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई है, हैज अ बिग कार। तो आप देख रहे हैं कि इस हैज के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आया, एक नाउन आ गया है, तो ये बन जाएगा मेन वर्ब। और चूंकि ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैंने लिख दिया होता मिस्टर प्रजापति हैड अ बिग कार, तो इसका मतलब क्या बनेगा, सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है कि उनके पास ये चीज़ थी पहले, अभी नहीं है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। ठीक, तो ये बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया होता मिस्टर प्रजापति हैज़ बॉट, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। मिस्टर प्रजापति हैज़ बॉट अ बिग कार, अगर ये एग्जांपल हमारा ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, तो अभी यहाँ पे जो हैज़ लिखा गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज द मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म। तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन गया। अभी ये दोनों, ये वाला तो लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दूसरा लिखा था पास्ट इंडेफिनिट, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। मुझे कैसे पता प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है हैव, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बात क्लियर। अब हमें जो समझना है वो ये समझना है कि ये जो हैव, हैज़ लिखा है, ये हैड कैसे आया, ये हैज़, ये हैड के साथ एक ये हैड कैसे आया। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि ये तो एक स्ट्रक्चर है कि हैव, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म देख लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी जानना ये है कि आखिर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कब करते हैं, इसी के साथ साथ हम जान लेंगे पास्ट इंडेफिनिट कब यूज़ करते हैं, इसी के साथ हम ये जान लेंगे पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक टाइम स्केल बनाता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये टाइम स्केल है। टाइम स्केल मतलब कुछ खास नहीं, लेकिन ये टाइम स्केल क्या है, इसकी हेल्प से मैं आप लोगों को टेंस के बारे में कुछ समझाऊंगा, तो ये समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइम स्केल। ठीक, ये बन गया टाइम स्केल। इस टाइम स्केल पर मैं इस वाले पॉइंट को रख दे रहा हूं प्रेजेंट। ठीक है, इस टाइम स्केल पे दिस इज कॉल्ड पास्ट, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट। इसी पास्ट ऑफ पास्ट का दूसरा नाम आप लोग एक डे टू डे कम्युनिकेशन में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। और अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि पास्ट परफेक्ट को यूज करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, दैट इज हैड प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, वेयर हैड इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब हो गया। अब बात आती है पास्ट क्या है। पास्ट मीन्स पास्ट, द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, अब हमें यह समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है लिखा गया है पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये आप केवल तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास पास्ट में कुछ हो। पास्ट में आपने कुछ किया है और आपने बताया कि पास्ट में हमने किया था और उसके पहले ये किया था, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं आ पाएगा, और जब तक ये आएगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं, जब ये नहीं आएगा तो ये कभी आएगा नहीं। यानी ये जो एक्शन है ना, ये अकेला नहीं आ सकता, इसको कहा गया रिलेटिव एक्शन। क्या बोला गया इसे, रिलेटिव एक्शन। रिलेटिव एक्शन का मतलब ये है कि किसी न किसी के रिलेशन में आएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ही इज़ माई रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब क्या निकल गया, मेरे रिश्तेदार हैं, यानी वो अकेले नहीं आ सकते, वो मेरे रिश्ते में आते हैं। यानी कि इफ़ आई टॉक अबाउट पास्ट ऑफ पास्ट, वी मस्ट हैव समथिंग इन पास्ट, दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ अ टाइम, मीन्स समथिंग मस्ट बी गिवन टू यू, जिसके कि पास्ट में दिया जाए और उस पास्ट के पास्ट में आप जा सकें। ये बन गया पास्ट ऑफ पास्ट। तो ये बन गया रिलेटिव एक्शन। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं आ सकता। अगर आपने कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा है ऐसे
कि आई हैड डन इट ऑनेस्टली, आई हैड डन इट ऑनेस्टली। सिंपल एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए लिए हैं बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो ये पढ़ने में तो अच्छा जरूर लग रहा है आपको कि आई हैड डन इट ऑनेस्टली, कि स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है पास्ट परफेक्ट का हैड के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता है। क्योंकि इफ यू आर यूजिंग अ पास्ट परफेक्ट टेंस एनीवेयर, एज वी ऑल नो पास्ट परफेक्ट टेंस इज पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट मीन्स व्हाट, यू मस्ट हैव समथिंग इन पास्ट। अगर पास्ट में तभी आप इसके पीछे जा पाएंगे, यानी रिलेशन में आएगा तो अकेला तो आ ही नहीं सकता, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है बोलचाल में आप इसे यूज़ कर लेते हैं कि मैं ये काम ईमानदारी से, मैंने इस काम को ईमानदारी से किया था, कर चुका था। तो वो जो कर चुका था, कर चुके थे, कर चुके थे, हिंदी में जो भी आप चीज़ें बोलते हैं व्हाट्सो एवर दैट इज़, हमें ये जानना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, अच्छी बात है, लेकिन इसे हम यूज़ कब करेंगे, सबसे पहले जानने वाली बात ये है। तो ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस को या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बता दीजिए ऐसे करके, आई हैव डन इट ऑनेस्टली, ठीक है ना, आई हैव डन इट ऑनेस्टली, ये सही निकल जाएगा। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे बना दें, यहाँ पे आप ऐसे ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे जो डन है यही मेन वर्ब है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डू हो सकती है, डज हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म इसका क्या बनेगा, डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होते हैं, डन होता है थर्ड फॉर्म। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, अगर आप उसे एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इट कैन नेवर कम अलोन, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस विद अ हेल्पिंग वर्ब। Without helping verb you cannot use third form of the verb. So here we have used the helping verb have and done is the third form of the main verb। ये काम बन गया हमारा। अगर आप चाहते हैं पास्ट में बोलने के लिए आप बोलेंगे I did it honestly, दोनों सही है। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखिए वो तो गलत है, उसको आप किसी भी लॉजिक सही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अकेला लिखा है तो गलत है। अ सिंगल सेंटेंस विदाउट रेफरेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज अ रिलेटिव एक्शन, यू मस्ट हैव समथिंग इन पास्ट। ठीक, अब बात ये आती है कि ये जो हैव और हैड डन मैंने लिखा है, हैड डन का मतलब सिर्फ हैड डन नहीं, एनी प्रेजेंट सेंटेंस रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने डिड की बात अगर कर दी यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिड की ही बात हो रही है। आप प्लेड बोल सकते हैं, रैन बोल सकते हैं, एड बोल सकते हैं, सैंग बोल सकते हैं, स्कोल्डेड बोल सकते हैं, मीन्स ऑल पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। तो पता कैसे चलेगा कि दोनों में से यूज कौन सा करना है, सही तो दोनों है। आइए मैं समझाता हूँ। भले ही इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि द पर्टिकुलर एक्शन इज रिलेटेड टू प्रेजेंट, लेकिन ये हुआ पास्ट में ही रहता है। आपको बात समझ में आया? जैसे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और मैंने कोई काम यहाँ पे किया, अभी मैंने बोला कि ये काम, मान लेते हैं सुबह के, सिंपल एग्जांपल देते हैं, इसको समझिएगा आप लोग। सुबह के 7 बजे आपने नाश्ता किया, एक थोड़ा लॉजिकल अप्रोच में इसे हम पढ़ते हैं, सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। एट 7 यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैड मैंने यूज़ किया है, नाश्ता कर लिया। मान लेते हैं नाश्ता भाई जितना करना चाहिए आपने उतना कर लिया, एक लॉजिकल पर्सन है आप, उस बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी ने आपको बोला 8 बजे लो भैया दोबारा नाश्ता कर लो, क्या आप करेंगे? तो अगर आपने 7 बजे नाश्ता कर लिया है, प्रॉपर नाश्ता किया हुआ है, तो आप 8 बजे नाश्ता नहीं करेंगे। कोई बोलेगा कर लो, यार ठीक है 7 बजे किए थे ना, तो आप बोलेंगे अरे यार कर लिया हूँ, तो आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? इसका रीज़न क्या था? क्योंकि आपने 7 बजे नाश्ता किया है इसलिए, या फिर 7 बजे जो काम आपने किया उसका इफेक्ट 8 बजे है इसलिए? तो जाहिर सी बात है कि 7 बजे आपने नाश्ता किया है, इस वजह से आप 8 बजे नाश्ता नहीं कर रहे हैं। 7 बजे आपने जो काम किया, जो नाश्ता किया, आपका पेट भरा हुआ है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि यू हैव डन समथिंग इन पास्ट। ये मान लेते हैं 7 AM है, 7 बजे आपने नाश्ता किया और 8 बजे किसी ने बोला, तो अब 8 बजे क्या बोलेगा? यार मैं नाश्ता कर चुका हूँ, हिंदी तो यही होगा इसका। मैं नाश्ता कर चुका हूँ का मतलब क्या है, कब आया? कि मतलब कि पास्ट में हमने जो काम किया उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। इफ़ यू हैव डन समथिंग, या फिर इफ़ यू डिड समथिंग, हुआ तो पास्ट में ही हो, चाहे 5 मिनट पहले हो, चाहे 5 सेकंड पहले हो, चाहे 50 सेकंड पहले हो, चाहे जितना सेकंड पहले हो, मतलब उससे नहीं है। अगर उस एक्शन का रिलेशन प्रेजेंट में है, तब तो आप प्रेजेंट वाला परफेक्ट यूज करेंगे। अगर आप सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि पास्ट में हाँ मैंने कोई काम किया था लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट में नहीं है, तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। आई रिपीट, इफ एन एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट and if the effect of the action that took place in past is related to present, we use present perfect tense. If the action took place in past and if we don't want to relate that action taken place in past to present, अगर हम present से relate नहीं करना चाहते हैं तो past indefinite use करेंगे। जैसे ये
दूसरा वाला, 8 बजे आपने नाश्ता किया, सॉरी 7 बजे नाश्ता किया आपने, माँ ने बोला कि बेटा नाश्ता किया था, हाँ मम्मी नाश्ता कर लिया था मैंने, मतलब सुबह नाश्ता किए थे कि नहीं, आपको दोपहर में 3 बजे मम्मी आपसे पूछती हैं, हाँ मम्मी नाश्ता किया तो था, तो आप क्या बोलेंगे आपके, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, यस मॉम, नाश्ता जो था, जो ब्रेकफास्ट था उसको मैंने स्किप नहीं किया, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एडिसन के बारे में सबने सुना होगा, वो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलूँ कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, तो इसका क्या मतलब है कि मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जब किया तो जाहिर सी बात जब वो थे तब किए थे, यानी कि वो बात पास्ट की हो गई। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि एडिसन हैज़ इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, आप क्या बोलेंगे, एडिसन इन्वेंटेड बोलेंगे आप, बिकॉज बात सिर्फ पास्ट की है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और सिचुएशंस ले लेते हैं ताकि प्रेजेंट परफेक्ट वाला तो आपको समझ में आ जाए, वो क्यों गलत है तो क्लियर है कि वो अकेला नहीं आ सकता। अभी मैं सही करके दिखाऊंगा कि उसे कितने तरीके से सही कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप रह रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, और आपको जाना है घूमने पुणे, पुणे यानी लवासा घूमने जाना है, लवासा घूम घाम के चले, पुणे इज़ अ वेरी नाइस सिटी। आप 10 दिन पहले घूमने गए, अपना पैसा खर्च किया, और 10 दिन के बाद आज मैं बोल रहा हूँ क्या चलो फिर से पुणे घूम के आते हैं और 10-10 हज़ार रुपये हम सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में। आप बोलेंगे कि नहीं यार नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप 10 दिन पहले ही घूम करके आए हैं, दोबारा घूमने का मन नहीं है। तो आप ये बोलेंगे कि आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द प्लेस, यानी कि आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। लेकिन मान लेते हैं किसी ने इसी बात को अच्छा देखिए, ये नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड नहीं करता है, मैटर इस बात पे करता है कि जो पास्ट में आपने काम किया है, क्या उस पास्ट के काम का इफेक्ट प्रेजेंट में, अगर आप ये दिखा पा रहे हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिए। ये बात आपके 5 दिन पहले की हो, चाहे 50 दिन पहले की हो, चाहे 500 दिन पहले की हो, अगर आप पास्ट में किए गए काम को प्रेजेंट से रिलेट कर पा रहे हैं तब तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करिए। अगर अकेले सेंटेंस है तब अकेला सेंटेंस विल नेवर बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। रीजन क्या है, क्योंकि वो एक रिलेटिव एक्शन है, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, जरा आप मुझे बताएंगे कि वो एग्जाम्पल गलत है कि सही है। पहला मैंने लिखा आई हैव done my work before you entered the room। ठीक है, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को हम इस टाइम स्केल पे समझेंगे, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बिफोर यूज़ किया है। जनरली बिफोर जो होता है ये एक कंजंक्शन होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट यहाँ पे है और एक वर्ब यहाँ पे है। अब इसमें लगाया क्या जाए, आई हैव डन माई वर्क बिफोर यू एंटर द रूम, हैव डन लगाया जाए कि डिड लगाया जाए, क्या लगाया जाए, या फिर हैड डन लगाया जाए। समझने वाली बात तो ये है। आइए समझते हैं इसे डिटेल में। ये कॉन्सेप्ट ये कहीं पे भी काम करेगा, कहीं फेल नहीं होगा ये टाइम स्केल पे जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप मेरी बात समझिएगा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे कुछ हुआ है, सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने कुछ किया है, मतलब कुछ हुआ है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी कुछ हुआ है। अब हमें ये जानना है कि इसमें जो वर्ब का जो स्ट्रक्चर है उसे कैसे हमें सही करना है। समझिएगा, अगर आप यूज करेंगे हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, सिर्फ इतना अगर देखें तो इसका ये मतलब है कि मैंने पास्ट में कोई काम किया है, उसको मैं प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ। हाँ भैया मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं दोबारा क्यों करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये बना हुआ है बिफोर। तो मैंने पूछा कि भैया तुम ये काम कब किए, जो बिफोर होता है, बिफोर इज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम, ये व्हेन का रिप्लाई देता है। व्हेन का कब काम किया आपने, तो आपने लिखा बिफोर यू एंटर्ड द रूम, यानी कि काम तो मैंने किया है, लेकिन जब तुम कमरे में एंटर किया उसके पहले, तो यानी कि सबसे जाहिर सी बात है कि पहले कमरे में एंटर किया, बिफोर यू एंटर्ड द रूम, पहले यानी कि तुम कमरे में आए, यानी जब तुम कमरे में आए, व्हेन यू एंटर्ड द रूम इट मींस इट इज इन पास्ट। तो जो ये काम भी किया है मैंने, ये पास्ट के पहले किया होगा, तुम कमरे में आए उसके पहले ही मैंने कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर पास्ट के पहले हुआ है तो इसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो फिर ये गलत है। अब बात ये आएगी कि पास्ट इंडेफिनिट होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा। बड़ा आसान सा काम है ये, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मुद्दा ये है कि बिफोर यू एंटर्ड द रूम, तुम कमरे में आए उसके पहले मैंने कुछ किया, तो जो मैंने उसके पहले किया था वो पास्ट तो रहा नहीं है, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। जब पास्ट ऑफ पास्ट हो गया यानी कि जो ये वाला एक्शन हुआ है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, पास्ट ऑफ पास्ट वाले पॉइंट पे है। इफ इट इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट नहीं यूज कर सकते, यू विल हैव टू यूज दिस वन, आई हैड डन द वर्क। समझ में आई बात, आई हैड डन द वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, या हैड डन क्यों होगा। आइए मैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ और बेहतर समझेंगे आप इसमें।
एग्जाम्पल समझाना ही तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये मैं आपको बढ़िया समझाऊंगा, आप इसे समझेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। आइए एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ यहाँ पे मैं। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ही हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है, तो आप तुरंत आंसर करेंगे, सर द गिवन सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई? लिसन, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। मुझे कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब है? बिकॉज इट इज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो ही हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? को नाश्ता कर चुका है अपना। तो ये जो थर्ड फॉर्म लिखा गया है, ये किसका थर्ड फॉर्म है? टेक का। अच्छा, टेक का मतलब क्या है आपका? टू ईट फर्स्ट फॉर्म है। यहां पे आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं? टुक। आप चाहें तो इसका थर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं? टेकन। ये लिखा गया। अगर आप टेक ना यूज करके, जो कि एक अच्छा वर्ड माना जाता है, ईट यूज करना चाहें, तो ईट तो है ही ये लिख देता हूं मैं इसको, ईट। इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या बन जाएगा? एट। व्हाट अबाउट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब? ईटेन। एक बात याद रखिएगा कि इफ यू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, नॉट एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं, उसको मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा। जो कि आपने मुझे पूछा है कि आईएनजी, ये वाला एग्जांपल, हैविंग बीन एंड हैविंग हैड, कुछ ऐसे करके, तो भी वीडियोस बनेंगे। फिलहाल इसे देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं बनेगी। कितने मिनट की हो गई है? 26 मिनट्स की हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि 40 मिनट में ये हैव और हैज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो ये थर्ड फॉर्म कभी भी अगर वर्ब की तरह आपने यूज़ किया तो इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो चाहे बी की फॉर्म हो, बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ब, या फिर हैव की फॉर्म हो, हैज़ हैव हैड की कोई फॉर्म हो। तो अगर आप यहाँ पे टेकन की जगह पे ईटन लगाना चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका, ही हैज़ ईटन हिज ब्रेकफास्ट, लेकिन थोड़ा ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए हम टेकन यूज़ करते हैं। तो जो मतलब टेक का मतलब ईट भी होता है, तो हैव का मतलब भी वही होता है, हैव बोल लीजिए चाहे हैज़ बोल लीजिए, अगर ये मेन वर्ब है तो ये दोनों फर्स्ट फॉर्म ही है। तो ये इसका मतलब भी ईट है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? हैड होगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड होगा। ठीक, थर्ड फॉर्म हो गया। तो इसी सेंटेंस को ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट को आप चाहें अगर इससे रिप्लेस करना चाहें हैव की फॉर्म से, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, ही हैज़। अब ये सब्जेक्ट है हमारा, ये जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें इसी टेकन की जगह पे हैव वाली फॉर्म का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो ये क्या बन जाएगा? हैड। तो ये क्या बन गया आपका? हैड। ही हैज़ हैड, ये बन गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिज ब्रेकफास्ट। आप समझ पाए इस बात को? हिज ब्रेकफास्ट, ये बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हैज़ और हैड आया हुआ ना, इसको ध्यान देने वाली बात है। मेन आपका डाउट यही था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डाउट दूर हो गया होगा कि हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला हैड जो है वो मेन वर्ब है। ये काम क्लियर? अच्छा, अब ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हैव का मतलब सिर्फ यही होता है आपका। जैसे हैव है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो हैज़ है, इसका मतलब तो टू ईट भी होता है ना? तो हैव फन भी तो होता है, मस्ती करने के लिए तो हम ये यूज करते हैं ना, आई एम हैविंग फन। अच्छा, आप चाहें तो कॉन्वर्जेशन वगैरह कर रहे होते हैं तो हैव अ कॉन्वर्जेशन, तो हैव को तो आप कई केसेस में यूज कर सकते हैं ना। तो कहीं पर भी अगर हैव या हैज़ को, ये प्रेजेंट वाले फॉर्म है, इसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो हैड होगा। अगर आप इनको किसी मेन वर्ब की तरह से यूज कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म तो बन ही सकता है। जैसे मान लेते हैं आपने बोला कि हम जो है इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बनाता हूँ पहले मैं, फिर वहाँ पे आता हूँ उसके और यूज को दिखाता हूँ मैं। मैंने बोला कि ही हैज़ हैड his breakfast before she woke up। अभी हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट सीखा था इसके पहले हम लोगों ने भी पास्ट परफेक्ट यहाँ सीखा था ना, ये बिफोर वाला। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं वहाँ अप्लाई कर दूंगा। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि बिफोर क्या, ये एक कंजंक्शन है, दिस इज अ कंजंक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब, द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेक, वोक, वोक क्या बन जाता है आपका? सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ही सब्जेक्ट है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, और ये बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। अब देखें,
ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, इसका मतलब क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कि काम आपने पास्ट में किया है, उसका रिलेशन किससे है, प्रेजेंट में किया गया है। लेकिन ये पूछा गया कि ये काम कब किया, और आपने टाइम स्केल अगर यहाँ बनाया तो आप पाएंगे कि दिस इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड पास्ट, एंड दिस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। यानी पास्ट ऑफ पास्ट को ही हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए वी यूज दी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पूछा गया, बोला गया कि ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, इसका ये मतलब है सिर्फ उतने का कि आप प्रेजेंट में ये बात बता रहे हैं, पास्ट में उसने काम किया था और उसका रिलेशन अभी दिखाई दे रहा हो, चाहे यहाँ किया हो, चाहे यहाँ, जहाँ किया हुआ हो, चाहे यहीं किया हुआ हो। लेकिन जब यहाँ बोल दिया गया बिफोर शी वोक अप, जब वो जगी उसके पहले, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले अगर वो काम हुआ है तो फिर वो प्रेजेंट में हो नहीं सकता। जब वो प्रेजेंट में नहीं होगा तो इसके पहले हुआ है तो किसमें जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में। जब वो पास्ट ऑफ पास्ट में जाएगा तो बनेगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। तो ये जो आपने हैज़ यूज़ किया है ना, ये गलत है। यहाँ आपको लगाना पड़ेगा एक हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या बन गया आपका मेन वर्ब। तो ही हैड हैड हिज ब्रेकफास्ट बिफोर शी वोक अप, मतलब वो जगी उसके पहले ही तुमने अपना जो है कि नाश्ता कर चुके थे। अच्छा, हैड में अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे लगा लीजिए ही हैड ईटेन, जो मीनिंग ईटेन की है, या ही हैड टेकन। समझने के लिए लिख रहा हूँ इन दोनों को, आप ये टेकन है ये, तो अभी ये अलग अलग दिखेगा, दोनों सेम दिख रहा है तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ इसमें मैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, जरा मुझे बताइए गलत है कि सही है। मैंने लिखा यू हैज have the conversation before you left the job, मान लेते हैं ये रहा हमारा सेंटेंस। अब मैं आपके कुछ ऑप्शंस देता हूँ इसके, ठीक है, उस ऑप्शन के बेसिस पे आप करेंगे इसे। ये हो गया। दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया कि क्या बनेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे लगाएंगे हैव हैज, या आप यहाँ पे लगाएंगे हैज हैड, आप यहाँ पे लगाएंगे हैड हैज, आप यहाँ पे सी हो गया, यहाँ मान लेता हूँ इसे मैं डी, यहाँ आप लगाएंगे हैड हैव, यहाँ आप लगाएंगे हैड हैड, या फिर आप यहाँ लगाएंगे एफ हैव हैड, या एफ जी कर लेते हैं इसे, जो लिखा है वही सही है। तो सही है तो आप मान लीजिए कि नो इम्प्रूवमेंट, अगर वही लगता है तो। अब क्या समझते हैं इसे हम, स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया हूँ क्या, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल इन डिटेल। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि दे है, वी है, पीपल है ना, बॉयज़ हैं, ये सारे के सारे जो है ना, दिस आर कंसिडर्ड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की खासियत ये होती है कि उसके साथ अगर वर्ब को आपको प्रेजेंट में यूज़ करना होता है तो भी प्रेजेंट, वो भी प्लूरल फॉर्म में ही आती है। तो हैव और हैज़ की जो प्लूरल फॉर्म है वो होती है हैव। डू और डज की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है डू। बी के फॉर्म की जो प्लूरल फॉर्म प्रेजेंट में होती है वो होती है आर। तो याद रहे कि प्रेजेंट में अगर इनमें से कोई यूज़ करना है, इज एम आर में से तो आर, हैव हैज़ में से यूज़ करना है तो हैव, डू डज में से यूज़ करना है तो डू का फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर यू हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हैज़ तो आ ही नहीं सकता, तो यानी ये गलत है। अगर ये गलत निकल गया तो फिर ये गलत निकल गया, यानी इंप्रूवमेंट करना है। ये हैज़ हो गया तो ये भी गलत हो गया, गलत ही हो गया। अब बात ये आती है कि चूज़ क्या करें। देखिए, यू के साथ हम हैव लगा सकते हैं, लेकिन हैव के साथ या हैज़ के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ नहीं आया है, कट गया, पर उड़ा दीजिए। देखिए, यहाँ पे हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म आया है, ये हो सकता है, यहाँ का ये हेल्पिंग वर्ब बना। अभी हमें चेक करेंगे ये गलत है। यहाँ हैड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला हैड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है भाई, ये भी हो गया थर्ड फॉर्म में। हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आया है तो ये गलत हो गया। हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये आया है तो ये गलत। यानी कि इतने जो फॉर्म्स हैं हमारे, ये वाला ये गलत है, ये गलत है, बच क्या गया हमारे पास, बस बच गया यही दोनों, यानी होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक। हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा, तो चेक करते हैं। आप बोल सकते हैं हैव हैड, यू हैव हैड द कॉन्वर्जेशन, मतलब तुम वो वार्तालाप कर चुके थे जो भी तुम्हें करना था, क्योंकि हैव अ कॉन्वर्जेशन का मतलब ही होता है बातचीत करना। आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, अभी इस पर भी मैं आ रहा हूँ, ये हमको सीखना था। अब यहाँ का मुद्दा ये बच गया
कि ये जो कॉन्वर्जेशन की बात है ये तो बन गया। अब ये हैड भी हैड होगा कि ये वाला होगा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, बड़ा आसान है। यहाँ बोला गया बिफोर यू लेफ्ट द जॉब, जॉब को तुमने छोड़ा उसके पहले, तो छोड़ने वाला काम तो आपने किया है पास्ट में। इसके पहले ही आपने वार्तालाप, आप जो भी बातचीत करनी थी आप कर चुके थे। तो जब पास्ट में आपने जॉब छोड़ा और उसके पहले काम कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात तो पास्ट परफेक्ट होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो नहीं सकता। तो सही ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है ना। हैड आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कि इसे समझ पाए होंगे। एक डाउट आप लोगों का हैव बीन वाला है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, फिलहाल इसी को समझ लेते हैं कायदे से, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक। तो ये सारे बड़े कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप इस पर थोड़ी मेहनत करें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एग्जाम्पल के बारे में आपको क्या लगता है। मैंने लिखा आई एम हैविंग अ कार, मान लेते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स, मान लेते हैं ऐसा एक एग्जाम्पल है। आई एम हैविंग, यहाँ लिख देते हैं मेनी बुक्स, हम बोलते हैं ना ऐसे, मेनी बुक्स। आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स, मान लीजिए आपने बोलचाल में काफ़ी हम यूज़ करते हैं इसे। अभी ये सेंटेंस जो लिखा गया है ना, ये सेंटेंस गलत है। द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्ट एंड व्हाई इज इट इनकरेक्ट, दैट इज द मेन पॉइंट, नीड टू नो। हाँ, एक भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि नीड टू नो होगा या हैव टू नो होगा, तो इसका भी वीडियो बनेगा, मैं बनाऊंगा। यहाँ पे जो लिखा है ना आई एम हैविंग, ये गलत है, ये आपका बनेगा आई हैव। बात आई कि वो गलत क्यों हो गया, बात आई कि हैव ही क्यों सही निकल गया, ये हमें समझना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखें, इतने देर में आप लोग कुछ बातें तो समझ चुके हैं, उन बातों को मैं समझा दूं दोबारा से, क्योंकि कन्फ्यूजन तो हो ही सकता है आप लोगों को। पहला केस तो आपने ये सीखा कि जो हैव है या हैज़ है या हैड है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में और इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है तो ये बनते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और इधर ये आ जाते हैं, ये आपका हो जाता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे परफेक्ट। अगर ये लिखा रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये लिखा रहेगा तो पास्ट परफेक्ट। ये चीज़ें हमने इसमें देखी। दूसरी बात आपने ये सीखी कि जो हैव है या हैज़ है या हैड है, ये मेन वर्ब भी होते हैं। समझ में आई बात, ये क्या होते हैं, ये मेन वर्ब भी होते हैं। जब ये मेन वर्ब होंगे तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा। तो जब हैव, हैज या हैड मेन वर्ब होंगे तो जरा इनकी मीनिंग देख लें क्या होंगे। इस हैव का एक मतलब तो हो सकता है टू पजेज, क्या हो सकता है, टू पजेज यानी टू ओन समथिंग। इस हैव का मतलब किसी कॉन्वर्जेशन के करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बातचीत करने के लिए भी। इस हैव का यूज हम कर सकते हैं मस्ती वगैरह फन करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखें तो आपको कुछ रिजल्ट्स यहाँ मिलेंगे। आपने बोला कि आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, तो कॉन्वर्जेशन करना, अगर टाइम स्केल की मैं बात करूँ, ये जो टाइम स्केल मैंने बनाया था कुछ देर पहले, मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट नंबर बी, दिस इज पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए से हमने किसी काम को स्टार्ट किया, अब ये काम यहाँ चल रहा है, पूरा का पूरा चल रहा है। तो ये काम जो चल रहा है ना, ये इसके किसी भी पॉइंट पर जब तक ये कंप्लीट ना हो, इन दोनों के बीच में, ये एक्शन इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट। इस पॉइंट बी पे जैसे हम पहुंचे बोलेंगे एक्शन कंप्लीट। तो एक बार काम शुरू कर दिया तो वो काम तब तक इनकम्प्लीट ही माना जाता है जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। अब कंप्लीट को रेफर करने के लिए व्हाट डू वी यूज, हैव, हैज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनकम्प्लीट को रेफर करने के लिए व्हाट डू वी यूज, बी फॉलोड बाय द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। ये समझा रहा हूं मैं इसका रीजन। बी के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। टू रेफर टू प्रेजेंट यू कैन यूज इज, एम, आर। टू रेफर टू पास्ट यू कैन यूज was, were. To refer to perfect continuous tenses, you can use be here also. Perfect continuous, you can use been. So these are the different forms of be. Being is also one of the forms of be, but here it is not required. That is why I'm not writing it here. So if you get any be form, is, am, are, be, was, were, been, followed by the ing form of the verb. If followed by the ing form of the verb, it means we are talking about the
इनकॉन्टिन्यूटी मीन्स द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको समझें यहाँ से, तो आप जरा मुझे बताइएगा, अच्छा जो ये मैंने बोला कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट तो तभी होगा ना कि जब कोई चीज़ शुरू हुआ है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो शुरू होना और कंप्लीट होने के बीच में का ये जो गैप है, इसे हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन। अगर हमने ड्यूरेशन की बात कर दी तो एक बात तो क्लियर हो गया कि वी कैन कॉल इट अ टाइम टेकिंग एक्शन। हम इसे क्या बोल सकते हैं? टाइम टेकिंग एक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे? टाइम टेकिंग एक्शन। यानी कहा जा सकता है कि जिस भी एक्शन में ड्यूरेशन होगा वही उसके ड्यूरेशन के बीच में जो है वो इनकम्प्लीट होगा। यानी कि जो टाइम टेकिंग एक्शंस होते हैं उनमें हम इनकम्प्लीशन दिखा सकते हैं। क्लियर? एक बात तो हमारी क्लियर होगी। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा टाइम टेकिंग एक्शन है। जैसे मैंने बोला कि आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, तो हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, बातचीत करना, इज इट टाइप ऑफ टाइम टेकिंग एक्शन? यस, इट इज अ टाइप ऑफ टाइम टेकिंग एक्शन. If it is a type of time taking action, it can be written in continuous tenses. मतलब बाकी तो लिखे ही जा सकते हैं लेकिन ये कॉन्टिन्यूस में भी लिखे जा सकते हैं। कॉन्टिन्यूस में लिखे जाने का मतलब ये है कि वी कैन यूज बी फॉलोड बाई आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू कैन यूज आई हैव हैड द कॉन्वर्जेशन, मतलब मैं कॉन्वर्जेशन कर चुका हूं। आई एम हैविंग द कॉन्वर्जेशन, आई वॉज हैविंग द कॉन्वर्जेशन, आई हैव बीन हैविंग द कॉन्वर्जेशन फॉर 2 years, फॉर 2 hours, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, फन, आई एम हैविंग फन, तो फन करना, इज इट अ टाइप ऑफ टाइम टेकिंग एक्शन? यस, इट इज द टाइप ऑफ टाइम टेकिंग एक्शन। अगर ये टाइम टेकिंग एक्शन का टाइप है तो इसको भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि आई एम हैविंग अ कार, हैविंग अ कार मीन्स व्हाट? टू पजेस अ कार। क्या कार को अपने अधिकार में रखना एक टाइम टेकिंग एक्शन है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि एक टर्म हम लोग यूज करते हैं स्टेटिव वर्ब्स। व्हाट डू वी यूज? स्टेटिव वर्ब्स। ये स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं हमको ये समझने की जरूरत है। स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी इंसान के मेंटल या फिजिकल स्टेट को रेफर करते हैं। स्टेट इन हिंदी इज कॉल्ड अवस्था, इसे हम लोग अवस्था कहते हैं, स्टेट। और अवस्थाएं कभी इनकम्प्लीट नहीं होती, वो या तो होती हैं या तो नहीं। जैसे मैं इसके लिए बात करूँ, जो स्टाइलिस मैंने यूज़ किया है, डिजिटल पेन जो यूज़ किया है मैंने लिखने के लिए, इस पर ये क्या है, कौन सा स्टेट है इसका? सॉलिड। तो या तो ये उस स्टेट में है या तो ये उस स्टेट में है ही नहीं। तो स्टेटिव वर्ब्स कभी भी इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकते। तो कुछ स्टेटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे हैव, है ना, पजेज, ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, स्टेट को रेफर करने वाले। ओन, लव, लाइक, हेट। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना किसी को। आप इसको कर सकते हैं रिमेंबर, रिमेंबर। आप यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। अंडरस्टैंड आप यूज कर सकते हैं। नो, और भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है? बी की फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, भी स्टेट को ही रेफर करती है। जैसे ही इज इल, तो इज क्या है? स्टेट बता रहा है किसी पर्सन का। और कुछ लिखते हैं क्या यहाँ पे? कंप्राइज, क्या लिखते हैं? कंप्राइज। आप लिख सकते हैं कंसिस्ट। नो लिखा है क्या? हाँ, नो तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इतना काफ़ी है। एटसेट्रा कर देते हैं। ये जो हमारे वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं। ये स्टेट को, जैसे लुक हो गया, लुक, लुक हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, ये तीनों का मतलब सेम है। साउंड हो गया, साउंड। ये लुक, अपीयर, सीम, ये तीनों का मतलब सेम है। लुक, अपीयर, सीम। नीचे थोड़ा हटा दूं मैं, आपको दिखता नहीं होगा ना, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसे, ठीक है। ये देखिए जरा यहाँ पे, हाँ मैंने हटा दिया नीचे से ना। यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्या? लुक, अपीयर, सीम। ये तीनों का मतलब सेम है। पता है क्या तीनों का मतलब? दिखना, देखना नहीं। साउंड का मतलब होता है सुनाई देना, सुनना नहीं। बी, कंप्राइज, कंसिस्ट, कंटेन, इनका मतलब होता है मिलके बने होना। ये सारे के सारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स स्टेट को रेफर करते हैं और स्टेट या तो होते हैं या तो नहीं होते हैं। तो इनका इनकम्प्लीट स्टेट आ ही नहीं सकता। जब इनका इनकम्प्लीट स्टेट नहीं आ सकता तो आप बी प्लस आई एन जी फॉर्म नहीं यूज कर सकते। जैसे इस एग्जाम्पल में आपने लिखा है यहाँ पे ना कि आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग 2 sisters, आई एम हैविंग मेनी बुक्स, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स। तो या तो आपके पास कार है या तो नहीं है, वो तो इनकम्प्लीट नहीं हो सकता ना। या तो कार है या तो नहीं है, या तो बहनें हैं या तो नहीं है। इनकम्प्लीट कैसे होगा ये? या तो बहन है या तो नहीं है।
किताबें हैं या तो नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं या तो नहीं है, तो आई एम हैविंग अ कार। एक्चुअली यू नो, आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ फ्रेंड, ये गलत है। आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, ये माहौल बनाने के लिए जो मुंह बना के बोलते हैं, ये ठीक है, वहीं तक ओवर एक्टिंग करना सही है, लेकिन ये सेंटेंसेस गलत है। क्या होना चाहिए था? ही, आई हैव अ कार, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव 10 फ्रेंड्स, ही हैज़, ऐसे लगेगा। अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ इसमें, शायद आपको अच्छा लगेगी। जैसे मैंने ये लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, द बॉक्स, या बॉक्स नहीं करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल बिल्कुल। आपने कभी किसी को बोला है क्या ऐसे, आई एम लविंग यू, ठीक है। दूसरा, वी आर नोइंग यू। तीसरा, वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। एक और लिख देते हैं, फोर्थ वन, दे आर हैविंग कॉन्वर्जेशन, दे आर हैविंग कॉन्वर्जेशन। पांचवा लिख देते हैं, वी आर अप हैविंग फन हियर। वी आर हैविंग, आपको बताना है गलत है कि सही है। वी आर हैविंग सम न्यूज फॉर यू, वी आर हैविंग सम न्यूज फॉर यू, ठीक है। ये देखिए हमारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, हमें चेक करने के एग्जाम्पल्स गलत हैं कि सही हैं। आई टाइम स्केल सबसे पहले बनाता हूं मैं। एक पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ठीक है। मैंने बोला आई एम लविंग यू, तो ये बी प्लस आई एन जी फॉर्म आया, एम लविंग, तो बी प्लस आई एन जी फॉर्म का मतलब क्या निकल गया आपका, वो एक्शन इनकम्प्लीट है। यानी आप ये बोलना चाहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, हिंदी तो ही बनेगा ना, रुको 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 मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, बस 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 रुक जाओ रुक जाओ, प्यार पूरा हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। क्योंकि लव या तो आपके मन में किसी के लिए है या तो नहीं है। ऐसा थोड़े होता है कि देखो अभी तुमसे प्यार करना मैंने शुरू किया है, थोड़े दिन रुकी रहना, पगलाना मत, प्यार पूरा हो जाएगा तो आके बताऊंगा, प्यार अभी आधा अधूरा, ऐसा तो होता नहीं ना। आइदर यू लव समवन और यू डोंट, यही होता है। तो आई एम लविंग यू गलत है, ये क्या बनना चाहिए आपका, क्योंकि लव एक स्टेट को रेफर करता है, ये बनना चाहिए आपका आई लव यू। ऐसे आपने बोला कि वी आर नोइंग यू, वी आर नोइंग यू का मतलब क्या है कि आप अभी जानने का काम आधा अधूरा है। तो या तो आप किसी को जानते हैं या तो आप नहीं जानते। यू कैन नॉट से यू आर नोइंग समवन, यू नो समवन, आइदर यू नो समवन आइदर यू डोंट। तो ये आर नोइंग नहीं बनेगा, वी नो यू होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, अच्छा यस 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 आई एम अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, ये गलत है। आई अंडरस्टैंड और आई अंडरस्टूड कैसे है? अच्छा इससे अंडरस्टैंड का मतलब गेट भी होता है, आपने सुना होगा। अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड तो नहीं, गेट ही वर्ड होता है ना। अंडरस्टूड यानी गॉट इट, गॉट इट का मतलब क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो ये गॉट होता है, गेटिंग नहीं होता है। आर यू गेटिंग मी, हैव यू गॉट मी, ऐसे मतलब ये एक स्टेट को रेफर कर रहा है। तो या तो आप कोई चीज़ समझ गए या तो कोई चीज़ नहीं समझे, या तो समझते हैं या तो नहीं समझते हैं, आधा अधूरा नहीं होता है, ये गलत है। वी आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, वी अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड द टॉपिक। वैसे यहाँ पे यू आर हैविंग कॉन्वर्जेशन, तो हैविंग कॉन्वर्जेशन का मतलब क्या है, टाइम टेकिंग एक्शन। तो अगर हैव का मतलब टाइम टेकिंग एक्शन है तो सही है। अगर आपने बोला कि वी आर हैविंग फन हियर, टाइम टेकिंग एक्शन हैव का मतलब है तो सही है, हम मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया कि वी आर हैविंग सम न्यूज़ फॉर यू। अच्छा यहाँ पे अब जो न्यूज़ है रखना हमारे पास होना, ये एक टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, या तो न्यूज़ हमारे पास है या तो नहीं है। तो यहाँ पे भी गलत हो गया, तो वी हैव सम न्यूज़ फॉर यू, वी हैव सम न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। अब ये हैव एंड हैविंग वाला काम तो हो गया, इतना लंबा काफ़ी है वीडियो। आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट अभी ये फंसा हुआ है, एक तो वो तो टू सेंड और टू सेंट वाला, वो भी पढ़ा दूंगा मैं, कि ये जो हैविंग है ये इसके साथ बीन कब आ जाता है, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म कब आता है, कब सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा पूरा। अच्छा कब बीन के बाद इधर एडजेक्टिव लग करके चला आता है, ठीक है। ये बीन वाले पार्ट में बड़ा दिक्कत होता है आपको, तो एक वीडियो इसकी भी बनाऊंगा मैं बढ़िया से, जल्दी बना दूंगा, उसको आपको देख लीजिएगा बढ़िया से। तो बस ये वीडियो आज इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी इसको देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके ही बोलने पे इस वीडियो को मैंने बनाया है
और ऐसे कैसे कितने कन्फ्यूजन्स आपको हैं, या सेंटेंसेस को लिखने में डाउट हो रहे हैं, जो भी दिक्कत लगे, या इसमें कोई डाउट रह गया है, या आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, तो व्हाट्सोएवर यू थिंक आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि उसी बेसिस पे मैं अगली वीडियो आपकी तैयार करूँगा। हालांकि अगली वीडियो तैयार करने के लिए मैटर है इसके बाद का जो है ये वाला कॉन्सेप्ट है, और जो आपने बताया था ना वहाँ पे, अच्छा इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव पैसे समझना पड़ेगा, जो मैं 10-15 मिनट समझा दूंगा आपको। तो ये वीडियो बनेगी अगली, ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ग्रुप में सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।